तो रिसेंटली मुझे पता चला कि आमिर खान इज मेकिंग ए रीमेक ऑफ फॉरेस्ट गंप विच इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड इन द वर्ल्ड. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज मेकिंग द रीमेक बिकॉज अ फॉरेस्ट गंप हिंदी में भी अवेलेबल है. सो व्हाई ही इज मेकिंग द रीमेक. And we also know that Amir Khan, the perfectionist, has recently ruined the Pirates of the Caribbean with perfection. And that's why I'm very skeptical because मैं नहीं चाहता कि आमिर खान फॉरेस्ट गंप की मेमोरीज जो मेरे पास है उनको खराब कर दे. बिकॉज लेकिन फॉरेस्ट गंप एक्चुअली में बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत मुश्किल है इस फिल्म को खराब करना. लेकिन इट्स बॉलीवुड एंड बॉलीवुड कैन रूइन एनीथिंग. तो हमको पता है कि इस वक्त बॉलीवुड में काइंड ऑफ बाढ़ आई हुई है रीमेक सॉन्ग्स और रीमेक मूवीज की. एंड इसी से मेरे मन में यही सवाल आया कि वाई रीमेक्स आर बीइंग मेड इन सो इनसेन अमाउंट राइट नाउ. तो रीमेक एक्चुअली में इतने बुरे भी नहीं होते. रीमेक्स कैन बी गुड. रीमेक हमें मौका देते हैं किसी पुरानी चीज को एक मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करने का. रीमेक हमें एक और मौका देते हैं कि हम किसी और की चीज को अपने तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करें. इंडिया में कुछ अच्छी रीमेक फिल्में भी बनी हैं. आई थिंक हेरा फेरी, भूल भुलैया एंड डॉन आर सम एग्जांपल्स ऑफ गुड रीमेक्स मेड इन इंडिया एंड दे आर वेरी रेयर. और हमको पता है कि अभी कुछ ही सालों में इंडिया में बहुत ही इंसेन अमाउंट पर रीमेक्स बनाए जा रहे हैं. एंड आई थिंक पिछले 100 सालों में जितने भी टोटल रीमेक बने हैं इंडिया में उसका 99% पिछले 5 सालों में बने हैं. और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं. बट वाई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वी लव फेमिलियर थिंग्स. ये एक ह्यूमन नेचर है. इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. क्योंकि हमको जानी पहचानी चीजें, हमको फेमिलियर चीजें बहुत ही अच्छी लगती है. जो चीज हमको हमारे लिए बहुत ही नई है हम उससे उतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते. पुरानी चीजों से जिसको हम पहले से ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं उससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको एक ऑप्शन दूं कि तुमको फिल्म देखनी है और तुम्हारे पास बेसिकली 2 ऑप्शन है. या तो तुम एक पुरानी तुम्हारी फेवरेट फिल्म जो तुमको पसंद है लेकिन तुम उसे देख चुके हो, या तो तुम वो फिल्म देखो या फिर कोई बिल्कुल नई फिल्म देखो जो तुमको नहीं पता कैसी होने वाली है. ज्यादातर लोग वो फिल्म देखेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी देखी हुई है और जो उनको पसंद है. दैट इज बिकॉज दे आर फेमिलियर विद इट. तो लोगों को फेमिलियरिटी बहुत पसंद होती है, हम सभी को. तो पैसे कमाने के लिए बॉलीवुड इसी फिनोमिना का इस्तेमाल करता है बिकॉज हम उस चीज से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हम उस चीज को ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं. तो बॉलीवुड उस चीज को रीमेक करता है ताकि हम नॉस्टैल्जिक होके उस चीज को देखें. और जो कि हम देखते भी हैं एंड इट रियली वर्क्स. इवन इफ इट्स नॉट दैट गुड वी स्टिल वॉच इट बिकॉज इससे हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा है, इससे हमारी पुरानी यादें जुड़ी है. हमको याद है उस चीज को पसंद करना. वी रिमेंबर दैट, वी आर फेमिलियर विद इट. सो बॉलीवुड इसी चीज का फायदा उठाता है. तो किसी भी आउटसाइडर का एक्चुअली में बॉलीवुड के अंदर घुसना कह सकता हूं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्योंकि बॉलीवुड काइंड ऑफ एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह है जिसकी मेंबरशिप लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो बॉलीवुड ने बेसिकली अपने चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची और बहुत ही मोटी वॉल बना के रखी हुई है. और इस वॉल के अंदर जो है वो बेसिकली बॉलीवुड के लोग हैं और जो बाहर है वो नॉर्मल पब्लिक है. तो नॉर्मल पब्लिक का इस वॉल के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल कर दिया बॉलीवुड ने. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि व्हाई रीमेक्स आर बीइंग मेड इन सो इनसेन अमाउंट राइट नाउ. क्योंकि इस वॉल के अंदर जो लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है. अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बाहर जो लोग हैं जिनके पास नया आइडिया है वो बॉलीवुड के अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं. एक्चुअली में इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से सुनो. तो होता ये है कि कोई भी इंसान जो टैलेंटेड है, जिसके पास क्रिएटिविटी है, एक टाइम के बाद उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. इस चीज को कहते हैं क्रिएटिव इनफर्टिलिटी.
एक टाइम के बाद इंसान इनफर्टाइल हो जाता है किसी भी नई चीज को क्रिएट करने में। फॉर एग्जाम्पल बीबी की वाइन्स, वी ऑल लव बीबी की वाइन्स, है ना। तो तुमको क्या लगता है कि जब वो इंसान 50-60 साल का हो जाएगा तब भी क्या वो वाइन्स बना रहा होगा? द आंसर इज प्रोबेबली नो। और हो सकता है बना भी रहा होगा तो उसने तब तक अपने लिए राइटर्स हायर कर लिए होंगे वाइन्स की जो स्क्रिप्ट है वो लिखने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, इंसान की क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, वियर ऑफ होने लगती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं इंडिया में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, बिकॉज जो राइटर्स हैं वो सेम रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के। तो शुरू में तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही अच्छा था, बाद में बोरिंग हो गया, बिकॉज जो राइटर्स हैं उस सीरीज के दे रैन आउट ऑफ आइडियाज। अब उनके पास कोई आइडिया बचा ही नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड दैट इज क्रिएटिव इनफर्टिलिटी। इसका एक और एग्जांपल हम कह सकते हैं AR रहमान। बहुत ही अच्छा म्यूजिक कंपोजर है, लेकिन आज के टाइम पे वो या तो म्यूजिक कंपोज करता ही नहीं है, या करता भी है तो वो चीज बहुत ही फॉरगेटेबल होती है। आई मीन लास्ट टाइम AR रहमान ने कौन सा अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस किया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर। आशुतोष गोवारिकर को देख लो, जिस इंसान ने स्वदेश और लगान जैसी अमेजिंग फिल्में डायरेक्ट की। उसने रिसेंटली पानीपत और मोहनजोदारो टाइप की फिल्में डायरेक्ट की। क्या हुआ उस इंसान को? और इन सभी लोगों को क्या हुआ? क्रिएटिव इनफर्टिलिटी। इनके पास आइडियाज खत्म हो गए, इनके पास क्रिएटिविटी अब उतनी नहीं रही है, इंसान उतने एजी नहीं रहे जितना जो एज इनके पास पहले था, अब वो एज इन लोगों के पास नहीं रहा। इसी चीज को कहते हैं क्रिएटिव इनफर्टिलिटी। और बॉलीवुड में यही हो रहा है कि मैंने अभी समझाया कि बॉलीवुड ने अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर रखी है, और इस वॉल के अंदर जो लोग हैं, हो सकता है वो पहले बहुत ही टैलेंटेड हो, पहले बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते थे, एंड नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रिएटिव इनफर्टिलिटी। अब उनके पास आइडियाज नहीं बचे नई चीज करने के लिए। और बाहर जो लोग हैं जिनके पास एक्चुअली में यूनिक आइडियाज हैं, वो वॉल के अंदर घुस नहीं पा रहे। दैट इज रियली फक्ड अप एंड वी रियली नीड टू फिक्स दिस। इसमें भी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, क्योंकि रीमेक बनाना एक बहुत ही आसान काम है। इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ही कम एफर्ट लगता है। दैट इज वेरी इजी इन दीज टाइम्स। 2021 में ये चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। कोई भी इंसान रीमिक्स वगैरह कर सकता है पुराने गाने को लेके। तुम्हें बस एक लैपटॉप चाहिए, तुम्हें कोई इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन शायद तुम स्मार्टफोन से भी कर सको। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि एक्चुअली में हम फिल्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तुम ऐसा सोचो कि हम इस वक्त बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे मूवीज आर बिजनेस, लेकिन फिर भी चलो ये सोचो कि सिर्फ हम यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और अज्यूम करके चलो कि दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए और बिजनेस बी। तो बिजनेस ए में कम टाइम लग रहा है, कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कम एफर्ट है, कम क्रिएटिविटी है, और जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा है। और बिजनेस बी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, ज़्यादा क्रिएटिविटी लग रही है, और जो प्रॉफिट है बहुत कम है। तो क्या लगता है कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है करने में? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस सवाल का जवाब देने की, क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। मूवीज आर बिजनेस, और रीमेक्स बनाना बहुत ही आसान है, एंड रीमेक्स रियली सेल वेल। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेकिंग रीमेक्स इज ए वेरी ग्रेट स्ट्रेटेजी टू डू बिजनेस। कोई आर्ट बनाना ही नहीं चाहता, सब बिजनेस कर रहे हैं। एवरीवन इज मेकिंग मनी, नो वन इज बॉदर्ड टू मेक गुड सिनेमा। दैट्स व्हाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज सो बैड। एंड हम इमेजिन कर सकते हैं कि काश फ्यूचर में ये चीज बेटर हो। सो दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, यू नो, एंड आई नो कि इस वीडियो में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा ऑफ साउंड कर रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बाय।